आज क्लास 9th की केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है कि मैटर के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा जो डेली लाइफ में आप लोग फील करते हैं, पर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये सब मैटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इसे हम सबसे अच्छे से समझ सकते हैं डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन से। डिफ्यूजन में क्या होता है कि पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर एक से दूसरी जगह मूव करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करते हैं। ब्राउनियन मोशन में पार्टिकल्स एक दूसरे से मिक्स होते हैं फिर मूव करते हैं, पर इसमें ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव नहीं करते। इसका एक लिमिट होता है और डिफ्यूजन का कोई लिमिट नहीं होता है। ऐसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं इंसेंस स्टिक का। इंसेंस स्टिक को अगरबत्ती भी कहते हैं। जब सुबह सुबह आपके घरों में पूजा होती है तो मम्मी पापा लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू आपके दूसरे तीसरे कमरे तक, दूर के कमरे तक फैल जाती है। वो होता है डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि जो अगरबत्ती घर में अगर जलाई जा रही है, जैसे ये कोई अगरबत्ती है, इससे ऐसे धुएं निकल रहे हैं, तो इसका जो धुआं है, आसपास जो एयर है वो भी कॉन्स्टेंटली मूव ही कर रहा है। एयर हमेशा मूव करता रहता है और ये धुआं गर्म है, तो एयर के पार्टिकल्स के साथ ये मिक्स होकर दूर तक जाएगा। क्योंकि ये धुआं गर्म है तो जहाँ जहाँ इसको रास्ता मिलता चलेगा वो जाएगा और पूरे घर में अगरबत्ती की फ्रेगरेंस फैल जाती है। यहाँ दोनों मूव कर रहे हैं। अगरबत्ती का जो धुआं है, हॉट फ्यूम, वो भी मूव कर रहा है और एयर तो कॉन्स्टेंटली मूव कर ही रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का होता है। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक बीकर में वाटर ले लेंगे और वाटर में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हम डाल देंगे, ऐसे छोड़ देंगे उसको। तो वाटर के पार्टिकल्स, मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया है कि वो मूव करते रहते हैं। कलरलेस होने की वजह से आपको दिखते नहीं हैं। वाटर के पार्टिकल्स इसको हिट करेंगे ना, धक्का मुक्की करेंगे इसके साथ, जिसकी वजह से क्रिस्टल डिजॉल्व होने लगेगा और फिर क्रिस्टल के पार्टिकल्स वो भी छोटे छोटे हो जाएंगे। जो पहले बड़ा है जब डिजॉल्व हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, तो वाटर के साथ मिलकर पूरे बीकर में फैल जाएंगे। पूरे वाटर का कलर ब्लू हो जाएगा। और अगर हम, ये होगा बहुत ही स्लो स्पीड में। अगर वाटर को नॉर्मल टेम्परेचर पर लेंगे तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होगा, लेकिन अगर हम हॉट वाटर ले लें तो यही प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी वाटर की। वाटर हॉट रहेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है कि स्पीड बढ़ जाएगी। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वाटर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। जब वो ठंडे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर हैं, तब इतना मूव कर रहे हैं कि इसको डिजॉल्व कर दे रहे हैं। अगर उनको गर्म कर दिया जाए तो सोचिए उनका स्पीड कितना बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से जो स्लो प्रोसेस हो रहा था वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। ये वाटर का कलर बहुत जल्दी ब्लू हो जाएगा। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं मतलब चुंबक जैसा नहीं, लेकिन वो एक दूसरे से जो बंधे हुए रहते हैं तो उसी को बोला जाता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मैटर एक निश्चित शेप और साइज में रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो अट्रैक्ट करते हैं आप कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। इसी को अट्रैक्शन कहा जाता है। ऐसा मैग्नेट जैसा नहीं कि अगर एक दूसरे के दूर हैं तो उसको खींच लें अपनी साइड, ऐसे नहीं। एक दूसरे से बंधे रहते हैं। बाइंड देम टुगेदर, एक दूसरे को बांधे हुए रहते हैं, उसी को हम अट्रैक्शन कहते हैं। सेम मैटर है, जैसे कि ये चौक ही आप ले लीजिए, तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं कोहेसन। क्या बोलेंगे? कोहेसन या कोहेसिव फोर्स, उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम है। और ये जो कोहेसन फोर्स है ये डिफरेंट मैटर में डिफरेंट होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल चौक लिया है। देखिए चौक का ये पीस है, इसको रख के अगर मैं हैमर से ऐसे मार दूँ तो ये सारा पाउडर बन जाएगा। तो यानी इनके बीच में कोहेसन फोर्स कम है, तभी ना आराम से ब्रेक हो जा रहा है, बहुत आराम से ब्रेक हो जाएगा। अभी बस मैं लिख के इरेज कर रही हूँ, उसी से देखिए कितने सारे ब्रेक हो गए हैं, निकल रहे हैं उसी से कितने सारे पार्टिकल्स, बहुत ही आराम से। बस मैं लिख रही हूँ, इरेज कर रही हूँ उसी से। आइस है, आइस का एक टुकड़ा लीजिए, उसको आप हैमर से करिए, थोड़ा मेहनत करना होगा। इसके बीच में चौक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोहेसन फोर्स होता है।
अब एक आयरन का नेल ले लीजिए, उसको आप हैमर से मारिए, आप तोड़ दीजिए तो इसको मानिएगा फिर टूटेगा ही नहीं, आप चाहे कितना भी इसको फोर्स लगाइए। और टूट भी गया तो बिल्कुल ऐसा जैसे पाउडर निकल रहा है चौक से ना, वैसे तो निकलने से रहा ही नहीं, उतना आप तोड़ ही नहीं पाएंगे इसको। तो यानी आयरन के नेल में ज़्यादा है। नेल मतलब कोई किल ले लीजिए या आयरन का कोई पीस ले लीजिए। नेल का वर्ड होता है कि आयरन का जो किल होता है ना, जिसको दीवार में ठोकते हैं वो। आप कोई आयरन का छोटा टुकड़ा किसी भी शेप में ले लीजिए, बिल्कुल उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो यानी आयरन नेल में कोहेसन फोर्स ज़्यादा है इसके पार्टिकल्स के बीच में, आइस में आयरन से थोड़ा कम है और चॉक में सबसे कम है। एक मैंने आपको अभी बताया कोहेसन फोर्स, जो कि सेम मैटर के सेम पार्टिकल्स के बीच में रहता है। एक होता है एडहेसन फोर्स, ADHESION, या फिर उसको एडहेसिव फोर्स भी कह सकते हैं। एडहेसिव फोर्स ये भी अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, पर ये डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होता है। जैसे अभी मैं चॉक से इसके ऊपर लिख रही हूँ, तो चॉक और इस ब्लैक बोर्ड के बीच में कुछ अट्रैक्शन है, तभी तो चॉक से लिखा जा रहा है ना। तो इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स या एडहेसन फोर्स। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसन फोर्स है, ये डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है। उसी तरह जो एडहेसिव फोर्स है ये भी किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है। एडहेसिव मतलब ही होता है चिपक जाना। आप सर्च करिएगा गूगल पर एडहेसिव मटेरियल, तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो दो चीज़ों को आपस में चिपका दें। एडहेसिव फोर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है ना। अब जैसे बहुत मजबूती से किसी चीज़ को चिपकाना है तो उसमें एडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अभी मैं चॉक से लिख रही हूँ, बस मुझे इरेज कर देना है लिख के, तो यानी यहाँ एडहेसिव फोर्स कम है। और एक यहाँ कंपैरिजन भी किया जाता है। कंपैरिजन में क्या करते हैं ना कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, जिसके जब हम इसको किसी दूसरे मैटर के ऊपर रख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो एडहेसिव फोर्स वर्क कर रहा, अगर ये कम है, एडहेसिव वाला कम हो गया और कोहेसिव वाला ज़्यादा हो गया, तो ये मैटर को जब हम दूसरे मैटर पे डालेंगे तो वहाँ वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको आप रखिए यहाँ, डालिए इसके ऊपर, वो नहीं चिपकते। जैसे कि आप शहद को डालिए इस बोर्ड पर, या कोई ले लीजिए प्लेट ग्लास का ना, ग्लास का कोई प्लेट ले लीजिए, कटोरी, उसमें शहद को डालिए आप, हनी को। तो देखिए हनी डालेंगे और उसको फिर वहाँ से गिराएंगे तो वो पूरा ऐसे चिपक जाएगा ऐसे ना। इसी तरह आप पानी को डालिए, कोई ग्लास ले लीजिए, कोई ग्लास ले लीजिए, इसमें आप पानी को भरिए, फिर पानी को गिराइए, देखिए पूरा क्या होगा, ये गीला कर देगा। लेकिन आप मरकरी को डालिए, मरकरी Hg, मरकरी के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर मरकरी को हम ग्लास में डालते हैं तो ग्लास और मरकरी के बीच में जो एडहेसिव फोर्स वर्क करता है वो कम हो जाता है इनके कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। जिससे आप मरकरी को डालिए इस पर तो मरकरी चिपकेगा ही नहीं ग्लास पर, वो ऐसे राउंड राउंड शेप में इसमें ऐसे ऐसे इधर फ्लोट करेगा। फ्लोट मतलब इधर उधर फिसलेगा, चिपकेगा नहीं। तो जो चीज़ें अगर किसी दूसरे मटेरियल में नहीं चिपकती तो उनमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में ना। इसीलिए तो मरकरी को थर्मोमीटर में भरा जाता है, इसीलिए थर्मोमीटर में मरकरी को भर देते हैं। एक तो वो हीट सेंसिटिव होता है, तुरंत थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तुरंत वो शो करेगा। मरकरी अगर भरा है ना तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर चेंज हुआ, ऐसे एक बल्ब होता है उसमें मरकरी भर देते हैं ना, थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तुरंत ये अपना लेवल इंक्रीज कर लेगा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम होगा तुरंत ये अपना लेवल डाउन कर लेगा। एक तो ये, और दूसरा इसलिए भी भरते हैं क्योंकि मरकरी जिस ट्यूब में हम भर के थर्मोमीटर बना रहे हैं तो उसके ग्लास से वो चिपकता नहीं है, जिसकी वजह से उसका लेवल बढ़ा कि कम हुआ वो आपको आसानी से दिखाई देता है ना। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एयर का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमारे अराउंड बहुत सारा एयर है, उसमें अपने हाथ को हम आराम से मूव कर पा रहे, मतलब कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स कम है तो एयर, मगर उनके बीच में कोहेसिव फोर्स कम है, तभी ना हम आराम से मूव कर पा रहे। वरना अगर ज़्यादा रहता तो हम मूव कर पाते इतनी आसानी से अपने हाथ को नहीं। वाटर ले लेते हैं हम, वाटर में डालिए अपने हाथ को, उसमें भी आप मूव कर लेंगे पर एयर से ज़्यादा मेहनत करना होगा। वाटर हमारी पूरी बॉडी का मसाज कर देता है, इतना ज़्यादा वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है
इसीलिए तो कहा जाता है कि स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज होता है। मतलब अगर जो लोग स्विमिंग करते हैं तो वो पूरी तरह से फिट हैं, अंदर से और बाहर से भी। आप अपने हाथ को इसमें मूव करिए, थोड़ा मेहनत करना होगा। जब भी हाथ में अंदर की साइड कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे बाहर से चोट लगा है, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, तब नहीं, लेकिन अंदर की साइड की अगर हड्डियां दर्द कर रही हैं तो क्या कहा जाता है कि गर्म पानी से सिकाई करो। तो हम किसी भी गर्म चीज़ से सिकाई कर दें, नहीं ठीक होगा। गर्म पानी से करेंगे तभी ठीक होगा, क्योंकि जैसे ही गर्म पानी में आप हाथ को डालेंगे, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, उसकी वजह से हाथ पर लगेगा एक फोर्स, जिसकी वजह से अंदर मतलब ऊपर का जो मसल्स है वो तो होगा अच्छा, आपका उसमें जो दर्द है वो ठीक होगा, साथ में आपके बोन्स में अंदर वहाँ तक जो दर्द है वो भी ठीक हो जाता है। और अगर वाटर में नमक डाल दें तो नमक का कोई और सेंस नहीं होता है कि वो आपके बोन्स तक पहुँच जाएगा। नमक को इसीलिए डाला जाता है कि जिससे वाटर थोड़ा हैवी हो जाएगा। आप समुद्र के पानी में स्विमिंग कीजिए और गंगा जी के पानी में स्विमिंग कीजिए। समुद्र का पानी हैवी होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, और गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा हल्का होगा क्योंकि गंगा जी का पानी प्योर रहता है, उसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं रहते हैं, सॉफ्ट वाटर होता है वो, और समुद्र का पानी हार्ड वाटर होता है। एक लीजिए आप वुड प्लैंक, लकड़ी ले लीजिए और उसके अंदर आप हाथ डालने की कोशिश कीजिए, घुमाने की कोशिश कीजिए। लकड़ी के टुकड़े को लेकर कुछ नहीं कर पाएंगे आप ना, डाल ही नहीं पाएंगे उसके अंदर हाथ, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है। अगर आपको इसको तोड़ना भी है, जैसे वाटर के जो पार्टिकल्स है, हाथ डाला आपने, अलग अलग हो गए, टूट गए एक तरीके से वो, लेकिन अगर आपको इसको तोड़ना है तो आपको किसी कराटे एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेनी होगी ना, या जो कराटे में एक्सपर्ट होंगे वही लोग लकड़ी के प्लैंक को आराम से अपने हाथ से तोड़ सकते हैं, वरना इसको कुल्हाड़ी से काटा जाता है, मशीन से काटा जाता है, हाथ से नहीं। हाथ में इतनी शक्ति किसी के नहीं है कि लकड़ी का एक अच्छा खासा मोटा सा प्लैंक लेके उसको तोड़ दे। यहाँ पर वुड प्लैंक के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कम है, थोड़ा कम है, इससे कम है, और एयर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल कम है। पर अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ है, एयर में भी है, तभी एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे अराउंड हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम ना हो, अगर एकदम नहीं होता ना तो जो एयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर से इस्केप कर जाता, बाहर भाग जाता। लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से और हमारे अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ही टिकी हैं। वरना आप अर्थ से थोड़ा सा ऊपर 20-25 किलोमीटर स्पेस में जाइए, वहाँ कोई भी गैस नहीं है,